हेलो फ्रेंड्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। पहले के आई थिंक ये मेरा थर्ड वीडियो होगा। दो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे काफी डिटेल से। अब मैं ये मेरा तीसरा वीडियो है इस एमसीक्यू सीरीज का। ये कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं और वी कैन से कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके इस चैप्टर से, वो उसका कुछ मैंने क्वेश्चन ये फ्रेम किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 10 में पहले डिस्कस कर चुका हूं। देखो कि डैश ml ऑफ ऑक्सीजन कैन डिसॉल्व पर मिनट इन द नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड फ्लो ऑफ 5 लीटर पर मिनट। मतलब 5 लीटर पर मिनट जानते हैं ये हमारा कार्डियक आउटपुट होता है। अगर ये हमारा फ्लो है तो उस 5 लीटर ब्लड में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में मिलेगा आपको, कितना ऑक्सीजन आपको डिसॉल्व फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो आपको डेटा पता है इसके बारे में कि अगर आप देखें कि 100 ml ब्लड में जो आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड है इसमें लगभग 0.3 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में होता है। कितना होता है? 0.3 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट, अगर इसका मतलब 1 लीटर में कितना हो गया, ये 3 ml ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 5 लीटर है तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 15 ml हो जाएगा ये। अगर मैं पूछता कि ओवरऑल आप बताइए कि आपके 5 लीटर में ओवरऑल ऑक्सीजन कितना होगा, तो आपको पता है कि 100 ml में टोटल ऑक्सीजन कितना होता है? 20 ml होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें? 20 इंटू 10 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा लगभग? दैट इज 1 लीटर। 1000 ml होगा तो 1 लीटर हो जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ? ये हो गया 15 ml। सिंपल है। फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग वन कंप्लीट कार्डियक आउटपुट इन रेस्टिंग स्टेज। वही क्वेश्चन है देखो कि 1 मिनट में अगर टोटल ऑक्सीजन पूछा जाए तो कितना है आपके, कितना मिलेगा आपको? ओवरऑल ऑक्सीजन कितना होगा बताओ? ये 1 लीटर होता है ना। और आप जानते हैं कि सपोज करो ये हमारा ये लंग्स है, ऐसे एल्वेलाई का पार्ट है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है और यहाँ हमारे टिश्यूज हैं ये। तो ये भी पता है कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में लगभग जो 250 ml ऑक्सीजन है ये हमारे टिश्यूज, अगर मान लो यहाँ पर आर्टरी का ये फ्लो है, यहाँ पर 1 लीटर टोटल आपका 1 लीटर अगर आपका इसमें ऑक्सीजन है, 5 लीटर ब्लड की बात आप कर रहे हैं एक्चुअली, तो 1 लीटर में आपके टिश्यूज ने कितना यूज कर लिया बताओ? 250 ml। आपको पता है कि यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट कितना होता है? 25% का होता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब 75% तो ऑक्सीजन यहाँ बचेगा आपका। तो ये पूछा देखो, एक्सपेक्टेड हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग वन कंप्लीट कार्डियक आउटपुट इन रेस्टिंग स्टेज इन द वेनस ब्लड, इन द वेनस ब्लड। ये पूरा हो गया क्वेश्चन। देखो कुछ मिसिंग था पहले क्वेश्चन में, अब ये कंप्लीट हो गया। तो बताइए इस जगह पर ये कितना होगा? ये होगा 750 ml नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज के लिए। आपको पता है कि ज्यादा ऑक्सीजन आप यूज करेंगे आपके टिश्यू सेल्स में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वेनस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो ये तो फ्लो है, ऑक्सीजन यहां से यहां आता है, फिर ऑक्सीजन यहां से आता है, ये नॉर्मल फ्लो है और ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 750 ml। सिंपल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। और तभी पूछा जाता है कि आपका वेनस ब्लड नॉर्मली कितना सैचुरेटेड है। आपका वेनस ब्लड का सैचुरेशन एचबी के साथ ऑक्सीजन का कितना है बताओ? 75% कहते हैं। अगर आप आर्टेरियल ब्लड में इसको 100% मान रहे हैं तो ये भी 75% सैचुरेशन होता है इसका, वेनस ब्लड का, है ना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन ये है,
हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर इज how much amount of fresh air is taken during 5 minutes of normal ventilation. अगर एक आदमी 5 मिनट तक नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है तो उस 5 मिनट में उसने कितना फ्रेश एयर ब्रीथ किया है, फ्रेश एयर में पूछ रहा हूं आपसे। तो देखिए यहां पर इसका छोटा सा एक चीज बता दूं मैं पहले। देखो जैसे आपने एक टर्म पढ़ा होगा मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, या इसी को हम कहते हैं पल्मोनरी, इसी को कहते हैं क्या, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है इसको। और ये टाइडल वॉल्यूम होता है जिसको आप रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट पर मिनट में होता है, और ये 12 to 14 लेते हैं अगर आप, तो ये कितना होगा बताओ। 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है, 500 को आप अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पर मिनट होगा ये, तो ये आएगा 6 लीटर पर मिनट हो जाता है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अब तो देखो 1 मिनट में ये है, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 लीटर हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। टोटल एयर यही है ना, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम को आपने रेट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। लेकिन पता है आपको, देयर इज टर्म कॉल्ड एल्वियोलर वेंटिलेशन। ये होता है टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस एयर इनटू रेट। डेड स्पेस एयर आप जानते हैं कि ये वो एयर है जो हमेशा आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में ट्रैप्ड रहता है ना, इनहेलेशन के समय भी और एक्सहेलेशन के समय में भी। मतलब आप जब इनहेल कर रहे हो तो उस फ्रेश एयर का कुछ पार्ट, देखो जो एयर पहले से आपके ऐसा समझिए आप कि जैसे सपोज करो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये और ये आपका एल्वियोलाई का पूरा लंग्स का स्पेस मान लो करिए, तो इस रास्ते में हमेशा 150 ml एयर ट्रैप रहता है। मतलब आप जब आप इनहेल करेंगे तो ये 150 एक्सहेल्ड एयर का पार्ट होगा जो पहले लंग्स में आएगा, तो आप 350 ml ही फ्रेश एयर ब्रीथ कर पाएंगे। तो ये है एल्वियोलर वेंटिलेशन। इसका मतलब होता है कि आपने कितना फ्रेश एयर ब्रीथ किया है, नॉट द टोटल एयर। ये वो एयर नहीं है जो आपके लंग्स में आ रहा है, ये वो एयर फ्रेश एयर है जो आप ब्रीथ कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई ये होगा बताओ 500 माइनस 150 इंटू 12, और 5 मिनट की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 3। तो याद रखिएगा ये कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं जो आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं नेक्स्ट क्लिप में। देखिए यहां पर ये 2 क्वेश्चन और हमने लिखा है 14 एंड 15। आप पढ़ो इसका, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 14 में ये क्वेश्चन 14 ये देखो, which of the following has the greatest effect on the ability of blood to transport oxygen? ऑप्शन क्या दिया देखो, ए है कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू डिसॉल्व ऑक्सीजन, बी लिखा हुआ देखो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, सी लिखा हुआ है पीएच ऑफ प्लाज्मा, और डी लिखा हुआ है CO2 कंटेंट ऑफ आरबीसी। क्या होगा इसका आंसर? तो एक चीज बता दूं मैं आपको, जैसे एक डेटा है ये कि हमारे 100 ml ब्लड में टोटल आप जानते हैं कि 20 ml ऑक्सीजन होता है,
और इसमें जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है ये केवल 0.3 ml होता है, डिसॉल्व फॉर्म में जो होता है ना। और अगर आपका नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट है, और अगर मान लो अगर आपके ब्लड में और कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट कैरियर नहीं है ऑक्सीजन का, और हमारा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट है, तो इस 5 लीटर पर मिनट से हम कितना ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे अपने टिश्यूज को 1 मिनट में? तो ये वैल्यू केवल आपका आता है 15 ml। और रेस्टिंग स्टेज में भी हमारे टिश्यूज को कितना चाहिए ऑक्सीजन? 250 ml पर मिनट। तो देखिए, अगर डिसॉल्व फॉर्म में होता तो कितना मिलता? 15 ml 1 मिनट के अंदर। अगर आपका कार्डियक आउटपुट कितना बताओ? ओनली 5 लीटर पर मिनट, जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम अपने कार्डियक आउटपुट को बढ़ा के इस डिमांड को पूरा कर लें, तो आपको लगभग 84 लीटर पर मिनट ब्लड को पंप करना पड़ेगा। मतलब कार्डियक आउटपुट आपको ये करना पड़ेगा, देखो यहां से, जो पॉसिबल नहीं है। 84 लीटर पर मिनट अगर आपका हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो उस केस में हमारे टिश्यूज को डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन मिल सकता है कितना बताओ? 250 ml पर मिनट। तो दूसरा ट्रांसपोर्टर चाहिए आपको। याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ऑक्सीजन, हमारे जो ब्लड का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है वो 30 to 100 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है। और CO2 का ट्रांसपोर्ट भी लगभग 15 to 20 फोल्ड क्या बताओ वो इंक्रीज करता है। तो हीमोग्लोबिन के होने की वजह से आपका जो आपके ब्लड का जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है ये 30 to 100 टाइम्स तक बढ़ जाता है। और वही CO2 को, अगर CO2 भी कैरी होता है हीमोग्लोबिन से, उसका भी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी 15 to 20 फोल्ड क्या बताओ वो इंक्रीज कर जाएगा। एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। और जानते हैं एक हेल्दी आदमी में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या है बताओ पर 100 ml 15 ग्राम हीमोग्लोबिन अवेलेबल है हेल्दी आदमी के ब्लड में। और आपको ये भी मैंने बताया था पहले के क्वेश्चंस में कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज एबल टू कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1.34 ml ऑक्सीजन 1 ग्राम से ट्रांसपोर्ट होता है। और हर हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने फेरस एटम के साथ, Fe++ के साथ उसको अटैच करता है। CO2 का अटैचमेंट जानते हैं वो ग्लोबिन वाले पार्ट से होता है। और हीम के अंदर जो आयरन है उससे ऑक्सीजन का क्या बताओ बाइंडिंग होता है। मतलब ऑक्सीजन और CO2 का बाइंडिंग साइट हीमोग्लोबिन में एक नहीं है, दोनों अलग अलग पार्ट पे क्या बताओ बाइंड करता है। तो याद रखिएगा। और जानते हैं जिस आदमी में मतलब आरबीसी ना हो, हीमोग्लोबिन ना हो, एनेमिक हो जाता है, और ऐसे लोगों को सीवियर ब्लीडिंग प्रॉब्लम आता है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, जानते हैं आप, CO2 प्लस H2O, और ये बन गया बाइकार्बोनिक एसिड H2CO3। और बाइकार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा एक आप जानते हैं ये अनस्टेबल होता है, ये फॉर्म कर लेता है H+ एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये मान लो रिएक्शन 1 लिखा हुआ है और रिएक्शन 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहां पर ये है कि इनमें से मैंने 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, देखो अब बताना इसमें कितने स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए फर्स्ट पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है। रिएक्शन 1 इज कैटेलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये फर्स्ट आपका रिएक्शन के लिए लिखा है। रिएक्शन 2 लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ रिएक्शन 2 द pH ऑफ ब्लड डिक्लाइंस ड्यूरिंग ब्रीथ होल्डिंग। आप सांस को रोक लेते हैं तो pH आपका ब्लड का क्या होगा, कम हो जाएगा सेकंड रिएक्शन की वजह से। थर्ड देखो लिखा हुआ है रिएक्शन 1 occurs primarily in plasma, ये रिएक्शन। एंड फोर्थ लिखा हुआ देखो
The reaction move to the left. Overall, the reaction move to the left when there is excess H plus, excess hydrogen ions in the tissues. ये है 4 स्टेटमेंट और ऑप्शन देखो यहां लिखा हुआ है 15 का कि इसमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं. ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है. तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा. सोच लिया आपने. तो देखिए ये तो एक बहुत सिंपल सा पार्ट है. CO2 प्लस H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आप जानते हैं, Ca जिसको आप कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज. और ये हमारे आरबीसी में होता है. ब्लड के प्लाज्मा में कुछ हो सकता है एनहाइड्रेज यहाँ डिफ्यूज कर गया हो, बहुत स्मॉल अमाउंट पे, नेग्लिजिबल अमाउंट है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट कहते हैं. तो ये जो एनहाइड्रेज है वो तो आरबीसी में होता है. और आप जानते हैं कि ड्यूरिंग CO2 ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम CO2 बाइकार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. तो यस, रिएक्शन 1 इज कैटालाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसको हम आपकी बॉडी का वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम भी कहते हैं. इसका टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा होता है आपके बॉडी में, है ना. और ये मेनली आपके आरबीसी में प्रेजेंट है. मेनली प्लाज्मा में भी होता है बहुत कम अमाउंट में. ठीक है. फिर देखो 2 में, बिकॉज ऑफ रिएक्शन 2 द पीएच ऑफ ब्लड डिक्लाइंस ड्यूरिंग ब्रीथ होल्डिंग. अगर आप सांस को रोक लें तो ऑब्वियसली बात है आपके सेल्स का जो CO2 बन रहा है वो तो बाहर आ नहीं रहा. तो टिश्यूज में जो CO2 बनेगा ऑब्वियसली बात है वो ये ज्यादा बनेगा. तो H प्लस ज्यादा बनेगा, ये डिसोसिएट करेगा तो H प्लस बनेगा. और H प्लस अगर बनेगा तो आपके ब्लड का जो पीएच है वो तो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगी. यस, पीएच क्या होगा बताओ, डिक्लाइन करेगा. और वैसे भी जानते हैं कि वेनस ब्लड का जो पीएच होता है वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है इन कंपैरिजन टू आर्टेरियल ब्लड. एंड दैट्स व्हाई मतलब ये स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है ना. थर्ड स्टेटमेंट देखिए, रिएक्शन 1 अकर्स प्राइमरली इन प्लाज्मा. ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना. रिएक्शन 1 प्राइमरली कहां पे होता है, हमारे आरबीसी के अंदर. कार्बोनिक एनहाइड्रेज का प्रेजेंस मेनली कहां है, हमारे आरबीसी के अंदर. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. और रिएक्शन 4 क्या, देखो 4th स्टेटमेंट क्या है, द रिएक्शन मूव टू द लेफ्ट व्हेन देयर इज एक्सेस H प्लस इन द टिश्यूज. आप जानते हैं जो लॉज ऑफ मास सेक्शन होता है, जो लॉज ऑफ मास सेक्शन होता है वो क्या कहता है कि अगर किसी रिएक्टेंट को आप बढ़ा रहे हो एक रिएक्शन में, तो वो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है. तो अगर आप यहां पर H प्लस को बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ये बढ़ेगा, तो आपका जो लॉज ऑफ मास सेक्शन कहता है उसके वजह से जो रिएक्शन का जो शिफ्टिंग होगा वो लेफ्ट की साइड की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में देखिए. और यही होता है, आप जानते हैं कि आपके लंग्स के कैपिलरी के पास जब CO2 पहुंचता है तो यही सारा इवेंट होता है वहां पर, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा ये. यस, इट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन कि अगर दो रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट को आप बढ़ा रहे हो तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, रिएक्शन शिफ्ट होता है अपोजिट साइड की तरफ. तो ये बढ़ रहा है तो इसका अपोजिट साइड ये होगा, तो ऐसे शिफ्ट हो गई. तो ये स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है. तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. तो इसमें एक ही स्टेटमेंट गलत था एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ए. ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15. अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है. क्वेश्चन 16 क्या है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन मोस्ट लाइकली टू अकर. हमारे ब्लड में CO2 का रिटेंशन पॉसिबल है, उसके लिए कंडीशंस क्या हो सकते हैं. CO2 रिटेन कर रहा है आपके ब्लड में, क्या कारण इसका हो सकता है. तो देखिए, फर्स्ट, क्लाइंबिंग टू हाई ऑल्टीट्यूड.
देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, क्लाइंबिंग टू हाई ऑल्टीट्यूड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, सी लिखा हुआ वेंटिलेटरी फेलियर है, और डी लिखा हुआ हाइपर वेंटिलेशन लिखा हुआ है। तो आंसर तो है थोड़ा सिंपल सा ही, आप सोच लिया होगा आपने कि अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो तो ऊपर तो वैसे भी ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो मेटाबॉलिक रेट तो वैसे ही कम हो जाएगा आपका, सेल्स में ऑक्सीजन का कंबशन, ग्लूकोज का कंबशन सॉरी, तो CO2 तो वैसे भी ज्यादा सेल्स में बनेगा नहीं, है ना। तो वैसे भी हायर ऑल्टीट्यूड पे एक तरह का एक्लिमेटाइजेशन होता है, बट एज सच CO2 रिटेन नहीं होता हमारे ब्लड के अंदर, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का मतलब CO2 के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है ना, वो ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करता है ना। वेंटिलेटरी फेलियर, वेंटिलेशन आपका अगर प्रॉपर ना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी में जो आपके सेल्स के अंदर जो CO2 बन रहा है उसको तो हमें बाहर रिमूव करना पड़ेगा। और अगर आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं तो हाइपर वेंटिलेशन से CO2 का अमाउंट कम हो सकता है, इंक्रीज नहीं करेगा। आप अगर बहुत तेजी से ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं, और CO2 को, इसको पल्मोनरी वॉश आउट भी कहा जाता है, और ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हाइपर वेंटिलेट करके अगर आप अपने ब्लड में CO2 को बहुत कम कर लें तो एक एसिड बेस जो बैलेंस होता है ब्लड का वो डिस्टर्ब होगा, एंड इट कैन बी लिथल। तो हाइपर वेंटिलेशन से CO2 का अमाउंट कम होगा, आपके ब्लड में रिटेन नहीं करेगा। तो एक ही तरीका है, एक ही वजह हो सकता है इन चारों में से, एंड दैट इज वेंटिलेटरी फेलियर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी सिग्मोइड व्हेन इट इज प्लॉटेड फॉर वेरियस गैसेस सैचुरेशन विद Hb एंड इट्स पार्शियल प्रेशर। मतलब अलग अलग, जैसे यूजुअली हम केवल HbO2 के बारे में जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर का क्या, PO2 के पार्शियल प्रेशर का और सैचुरेशन ऑफ Hb का क्या ग्राफ बनता है, वो सिग्मोइड शेप में होता है, ये पता है आपको। क्वेश्चन यहां पर यह है कि इनमें से किस किस का ग्राफ सिग्मोइड शेप का हो सकता है? HbO2 एंड PO2, HbCO2 एंड PCO2, HbCO एंड PCO, MbO2 मायोग्लोबिन, ऑक्सी मायोग्लोबिन कहते हैं, एंड PO2। मायोग्लोबिन जानते हैं, ये हमारे मसल्स का एक प्रोटीन है, बहुत फास्ट एफिनिटी होता है इसके ऑक्सीजन के बाइंडिंग के साथ। हीमोग्लोबिन से ज्यादा एफिनिटी है जिसकी बताओ मायोग्लोबिन की। ये मसल्स में एक रिजर्व प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को रिटेन रखता है ड्यूरिंग द फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस। साइज वगैरह करते हैं तो ये मायोग्लोबिन बहुत आसानी से ऑक्सीजन रिलीज करता है आपके मसल सेल्स को, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो एक तो आप जैसे ग्राफ की बात करेंगे, ये तो पता है आपको कि अगर आप PO2 का ऐसे ग्राफ देख रहे हैं और यहाँ पे आपने HbO2 लिखा हुआ है, सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का, तो ये ग्राफ सिग्मोइड शेप में होता है, ये सबको पता है, एस शेप ग्राफ कहते हैं इसको। इवन अगर आप PCO करके देखेंगे और यहाँ पे लिखें आप HbCO का कंसंट्रेशन सैचुरेशन, तो ये ग्राफ भी सिग्मोइड शेप में ही आता है, एक ही जैसा ग्राफ बनता है। हाँ, ये है कि ये जो यहाँ जो PO2 आप देख रहे हैं, अगर आप ये PO2 यहाँ पे लिख रहे हो 100 mmHg का, तो यहाँ पे 0.4 mmHg, मतलब आप जानते हैं कि आधा आधा, मैंने बताया था अभी पहले के वीडियोस में कि 0.4 mmHg भी अगर आपका एल्वेलर एयर प्रेशर है तो 50% Hb आपके CO से कंबाइन कर जाता है, 50% तक HbCO से ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो इसका ग्राफ भी सिग्मोइड शेप ही आता है, याद रखिएगा इसको। तो एक तो ये ग्राफ सिग्मोइड होता है, ये ग्राफ सिग्मोइड होता है। और अगर आप देखें बी और डी में, तो देखो जैसे अगर आप ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तो देखिए पहले आप PO2 और MbO2 का ग्राफ, ऑक्सी मायोग्लोबिन, ये ग्राफ यूं आता है, ये सिग्मोइड शेप नहीं होता। जैसे अगर आप एक ही साथ दो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो एक अगर आप HbO2 भी देख रहे हो तो HbO2 शेप में आता है, देखो सिग्मोइड शेप में आता है। तो ये तो MbO2 का ग्राफ है और ये HbO2 का ग्राफ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि
कि मायोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा होता है, किससे बताओ, आपके ऑक्सीजन के साथ। तो एफिनिटी ज्यादा अगर है तो ग्राफ तो आप जानते हैं कि जो लेफ्ट की तरफ ज्यादा वो मूव करता है। तो ये भी सिग्मॉइड से नहीं होता, ये सिग्मॉइड नहीं, ये सिग्मॉइड होता है। तो ये हो गया। एक और देख लो, अगर आप HbCO2 अगर आप बनाएंगे ऐसे और PCO2 लेंगे आप ऐसे, तो ये भी ग्राफ यूं आता है, ये भी सिग्मॉइड से ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ। तो दो ग्राफ है, मतलब अगर मैं इसको फिर से ऑप्शन करता कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें क्या क्या होगा, ए भी होगा और सी भी होगा। इसका ग्राफ सिग्मॉइड से नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। अब मैं बता रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। इसके बाद मैं 5 बहुत ही थोड़ा सा और 20 के बाद 5 क्वेश्चन में और फ्रेम करूंगा, जिसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उससे। ठीक है, तो पहले हम ये 20 तक इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन ये है कि अ पेशेंट सिवियरली पॉइजन्ड विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO कैन बी ट्रीटेड बाय। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके क्या इफेक्ट हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है 10 मिनट का, देख सकते हैं वहां पर, मैं वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो इसका आंसर अभी ये है, देखो, एडमिनिस्ट्रेटिंग प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे, एल्वुलर एयर में अगर PO2 का अमाउंट बढ़ता है तो वो HB से CO को डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है, खुद बाइंड करने के लिए। और दूसरा, आप कुछ परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आप बॉडी में डालिए, ताकि वो CO2 का लेवल, अगर आप जानते हैं कि CO2 का लेवल अगर बढ़ेगा तो आपका वेंटिलेशन का जो रेट है वो इंक्रीज करता है, और ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा CO पॉइजनिंग से बचने के लिए। ये तो कर ही नहीं सकते आप, अगर आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ही बंद कर दिया तो CO ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा आपका, ये और डबल आपके लिए मतलब हार्मफुल हो जाएगा। यस, ये ड्रग यूज होता है, देखो, एसिटाजोलामाइड जो होता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एक्शन को इनहिबिट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B। मैं फिर क्या कह रहा हूं कि इसका पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को समझिए तो समझ में आएगा कि CO पॉइजनिंग कितना खतरनाक क्यों होता है और कैसे हम इससे मतलब कुछ चांसेस हैं कि अगर आप ये दोनों उपाय लगा रहे हैं A और B, तो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 10% तक आपका जो ऑक्सीजन वगैरह का एबिलिटी कम हुआ है उसको आप कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, है ना। बट बहुत कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है ये पॉसिबल ट्रीटमेंट है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ये 19 क्वेश्चन आपके नीट में 2016 में आई थिंक ये पूछा गया है, और मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में 2010 ऑनवर्ड अगर रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग और एक्सचेंज वाले चैप्टर से अगर नीट ने या AIPMT ने एक बेस्ट क्वेश्चन फ्रेम किया है तो ये क्वेश्चन यही है। आप देख सकते हैं 2016 या 17 में क्वेश्चन आया है ये, और इसका भी पूरा एक वीडियो लेक्चर, एक पूरा वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है कि किसी भी कंडीशंस में हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं करता, चाहे वो इनहेलेशन की बात करें चाहे एक्सहेलेशन की बात करें। और उसका जो मेन कारण मैंने बताया था आपको, जो हमारा प्लूरल फ्लूइड प्रेशर होता है वो आपके एल्वियोलर एयर प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमेशा नेगेटिव में रहता है ना। और इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है, आप वहां उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन ये देखो, lungs do not collapse between breaths and some air always remain in lungs which can never expelled because। और इसका कारण क्या बताओ, इसका कारण है, वैसे देखो ऑप्शंस क्या क्या है इसमें। there is negative pressure in the lungs। तो नेगेटिव प्रेशर तो आप जानते हैं, इनहेलेशन कर रहे हो आप तो आपका जो लंग्स है वो एक सक्शन पंप की तरह एक्ट करता है कि आपके लंग्स का साइज बढ़ जाता है,
वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका उसका प्रेशर कम हो जाता है, तो अपने आप एयर आपके एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ आता है। तो हमारा लंग्स रेस्टिंग स्टेज में इनहेलेशन के टाइम पर एक सक्शन पंप की तरह वर्क करता है। एयर मूव्स पैसिवली फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू आवर लंग्स एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग भी होता है और नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग भी होता है। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में जहां ये लंग्स है, ये सभी एनिमल्स नेगेटिवली ब्रीथ करते हैं, लेकिन जो फ्रॉग होता है, एम्फीबियंस जो होते हैं, वो पॉजिटिवली ब्रीथ करते हैं, क्योंकि उसके पास ना रिब्स होता है ना वहां पे डायफ्राम होता है, तो वो फोर्सफुली एयर को पुश करते हैं टुवर्ड्स लंग्स, उसे पॉजिटिव ब्रीदिंग कहा जाता है। बट रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीथ कहा जाता है ना। इसके बाद देखिए, देयर इज नेगेटिव इंट्रा प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। यस, प्लूरल फ्लूइड प्रेशर जो लंग्स के बाहर की तरफ है, लंग्स का जो वॉल होता है प्लूरा कहते हैं, और दो प्लूरा होता है, प्लूरा के बीच में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का जो प्रेशर है वो एल्वेलर एयर प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमेशा नेगेटिव है। आप चाहे इनहेलेशन करें चाहे एक्सहेलेशन करें, और अगर वो नेगेटिव होगा तो एल्वेलाई हमेशा, आप कह सकते हैं जो लंग्स का वॉल है वो किधर की तरफ जाएगा बताओ? थोरेसिक वॉल, चेस्ट वॉल की तरफ। तो थोरेसिक वॉल के साथ हमेशा आपका प्लूरा अटैच फॉर्म में रहता है, चाहे आप इनहेल करें चाहे एक्सहेल करें, और इसकी वजह से हमारा लंग्स कभी कोलैप्सिंग वाले स्टेज में नहीं आता। हाँ, अगर चेस्ट वॉल में कहीं पंचर हो जाए तो ये फ्लूइड अगर लीक हो जाए, फ्लूइड की कमी हो जाए, तो हमारा लंग्स कोलैप्स कर सकता है, और ऐसा होता है। पंचर इन चेस्ट वॉल कैन रिजल्ट इन डेथ। यस, इसका आंसर भी है, देखो। और पॉजिटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर नहीं होता। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के जो रिलेटिव वर्ड होता है ना, पॉजिटिव किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं आप, तो ये कभी पॉजिटिव नहीं है। इंट्रा प्लूरल फ्लूइड प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू एल्वियोलर एयर प्रेशर। समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल ही नहीं है। डी में क्या लिखा देखो, पी इन लंग्स, pressure in lungs, P for pressure in lungs is higher than the atmospheric pressure। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर लंग्स में ज्यादा है एटमॉस्फेयर से, तो आप एयर को एक्सहेल कर देंगे। ये तो नॉर्मली एक्सहेलेशन के समय होता है, तो इसका लंग्स के कोलैप्सिंग से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसका आंसर क्या है बताओ? बी। एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये, और मैंने कहा कि ये पिछले 10 साल में ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैस का अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, और जिसका किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। इवन किसी भी एबीसीडी काइंड ऑफ बुक जो आप पढ़ते हैं 11th-12th लेवल पे, जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हो, उसमें कहीं भी ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हायर फिजियोलॉजी वाले बुक्स वगैरह होते हैं उनमें ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपके 11th-12th के लेवल पे ये चीजें डिस्कस बुक में नहीं मिलेगा आपको डिस्कशन, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जिसका दूर दूर तक आपके एनसीईआरटी से कोई रेफरेंस नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके नीट का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने ऑप्शन चेंज किया है बेसिकली। Lungs do not collapse even after forceful expiration। देखिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन यहां कह रहे थे आप, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बताओ, प्रेशर इन लंग्स ज्यादा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो आपने एयर को एक्सहेल कर दिया, और नॉर्मली ऐसा होता है। आप फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं। और मेरे को एक मैंने पहले बनाया था, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आरवी क्या है, आरवी क्या है ना, आईआरसी क्या होता है, आईआरवी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, एफआरसी क्या होता है ना, उसी से ये क्वेश्चन लिंक्ड है एक्चुअली। तो lungs do not collapse even after forceful expiration due to, ऑप्शन क्या देखो, सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट जानते हैं आप, जैसे एक टर्म यूज करते हैं लेसिथिन का। लेसिथिन हमारे एल्वियोलाई के टाइप 2 सेल से आता है। जो टाइप 2 सेल्स होते हैं हमारे एल्वियोलाई में, ये लेसिथिन सिक्रीट करता है, जो एक फॉस्फोलिपिड है, और ये फॉस्फोलिपिड एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। और इसकी वजह से
हमारे जो एल्वेलाई होते हैं, जो खासकर जो छोटे साइज के एल्वेलाई होते हैं, वो कभी उसके जो वॉल होते हैं एल्वेलाई के, जैसे एक स्फीयर है तो दोनों तरफ का जो उसका वॉल है वो कांटेक्ट में नहीं आता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। और आप जानते हैं सर्फेक्टेंट कहां से आता है? टाइप 2 सेल्स ऑफ एल्वेलाई से आता है। और ये यूजुअली कहा जाता है कि बर्थ के पहले 7th मंथ के बाद इन्फेंट जो फिटल स्टेज होता है उसी समय ये बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसका होना जरूरी है ताकि हमारे मैक्सिमम एल्वेलाई अपने फंक्शनल स्टेज में रहें। एक टर्म सुना होगा 80 लैक्टेसिस कहते हैं। स्मोकिंग वगैरह जो होता है इनकी वजह से टाइप 2 सेल्स काफी हद तक कम हो जाते हैं जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, तो उनमें कोलेप्सिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे एल्वेलाई का नंबर वैसे 350 मिलियंस होता है, बट अगर आप कॉन्टिन्यूसली लेसेथिन के अमाउंट को कम करते रहेंगे तो मोस्ट ऑफ द ऐसा समय आएगा कि काफी सारे एल्वेलाई हमारे कोलैप्स कर जाएंगे और ये डेडली भी हो सकता है। तो सर्फेक्टेंट का होना जरूरी होता है, टाइप 2 सेल से सिक्रीट होता है, लेसेथिन इसका एग्जांपल है। और इसकी वजह से छोटे साइज के जो एल्वेलाई होते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, ये किसी भी कंडीशंस में कोलैप्स नहीं करते। और इसका फॉर्मेशन टाइप 2 सेल से होता है, लंग्स के एल्वेलाई के टाइप 2 सेल से। हमने पढ़ा हुआ एक टर्म सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वगैरह कहते हैं, SRDS, या इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर प्री मैच्योर बर्थ में डेथ के कारण भी हो सकते हैं ये। अगर 7th मंथ के पहले बच्चे का बर्थ हो जाए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ सकता है उसमें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंक्शनल टाइप 2 सेल्स। SRDS और ARDS कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है। क्लियर? तो सर्फेक्टेंट का इससे कोई मतलब नहीं है, है ना? यस, रेजिडुअल वॉल्यूम जानते हैं आप। रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 1200 ml या 1500 ml तक लिया जा सकता है। ये वो वॉल्यूम है जो किसी भी कंडीशंस में हमारे लंग से बाहर नहीं आता। ERB देखो बाहर निकाल दिया आपने, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो तो बाहर चला गया, बट रेसिडुअल वॉल्यूम किसी भी कंडीशंस में आपके लंग से ये बाहर नहीं आता। और ये मेन कारण है कि इतना एयर हमेशा हमारे लंग्स में रिजर्व फॉर्म में है, रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है इसको, और ये किसी भी हालत में लंग से बाहर नहीं आता एंड दैट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ lungs even after forceful expiration। तो इसका आंसर ये है। एब्डोमिनल मसल्स का कोई मतलब ही नहीं है इससे, वो तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन में हेल्प करता है बट कोलैप्सिंग को प्रिवेंट नहीं करता वो। और डेड स्पेस एयर जानते हैं, ये तो आपका रेस्पिरेटरी पाथवे में है जिसका वॉल्यूम 150 ml होता है, इसका भी आपके लंग्स के कोलैप्सिंग से कोई मतलब नहीं है एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। सो इन दैट वे हमने 1 2 3 ये मेरे ख्याल से तीसरा वीडियो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज का। एक मैं और बनाऊंगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन और भी होगा, जो लास्ट सीरीज होगा इसका, जिसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।